हमारा क्वेश्चन 3 चल रहा था प्रशांत लिमिटेड। इसमें मैंने आप लोगों को ये सारे स्टेप्स समझा दिए थे लास्ट वीडियो लेक्चर में, और मैंने लिखने के लिए भी बोल दिया था। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये सब मैंने स्टेप समझा दिए थे सारे, और मैंने ये भी लिखने का टाइम भी दे दिया था। ये स्टेप 4, और ये स्टेप 5, और मैं 4 जर्नल एंट्रीज एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब 5वीं जर्नल एंट्री जो होगी, 4 जर्नल एंट्री मतलब 2 एप्लीकेशन की हो गई है एंट्रीज, और 2 अलॉटमेंट की एंट्री हो गई है। इसके बाद 2 एप्लीकेशन की एंट्री, 2 अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने से पहले हम लोगों ने इसके परेश के शेयर्स फॉरफीट कर लिए। ये जो परेश है, इसने अप्लाई किया था 3000 शेयर्स के लिए, तो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी कि अगर परेश ने अप्लाई 3000 शेयर्स के लिए किया होगा तो हमने इसको अलॉट 2000 शेयर्स किए होंगे। तो हमने परेश के शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से पहले ही फॉरफीट कर दिए। तो ये परेश का कैपिटल है 16000, मतलब 10000 और 5000 और 1000। ये परेश का कैपिटल है 16000। अभी इस वक्त 4 एंट्री हो जाने के बाद, मतलब पहली 2 एंट्री एप्लीकेशन की, फिर 2 एंट्री अलॉटमेंट की, 4 एंट्री हो जाने के बाद जो 5वीं एंट्री है वो है कि परेश के शेयर्स फॉरफीट करो। तो परेश के शेयर्स जब हम फॉरफीट करेंगे तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा ये 16000, प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा ये 10000। तो ये दोनों डेबिट में आएंगे, कैपिटल और प्रीमियम। ठीक है, कैपिटल और प्रीमियम दोनों डेबिट साइड पे आएंगे, 16000 और 10000। तो जितना पैसा मिल गया, कितना पैसा मिल गया, 10 और 5 15,000, 15,000 रुपीज मिल गया, वो शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट। तो ये 1 और 10 11,000 रुपीज अलॉटमेंट का नहीं मिला, वो अलॉटमेंट में क्रेडिट। तो मैं एंट्री नंबर 5, मैं फिर से ये कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगा, लास्ट टाइम दिखा रहा हूं। 16,000 और 10,000 डेबिट में, ये 15,000 और 11,000 क्रेडिट में। ठीक है, 16 10, ये 16,000 कैपिटल, 10,000 प्रीमियम, 15,000 शेयर फॉरफीचर और 11,000 अलॉटमेंट। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो जितना पैसा मिल गया वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट, और जितना पैसा नहीं मिला वो कॉल के नाम से क्रेडिट। कॉल के नाम से मतलब टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो जितना पैसा मिला वो शेयर फॉरफीचर क्रेडिट, और जितना पैसा नहीं मिला वो अलॉटमेंट में क्रेडिट। और फर्स्ट कॉल अभी तक हमने कॉल नहीं किया है, फर्स्ट कॉल से पहले ही ये शेयर्स फॉरफीट हो गए परेश वाले। तो बीइंग द शेयर्स ऑफ परेश forfeited, being the shares of Paresh forfeited, done। ये हमारी जर्नल एंट्री नंबर 5 हो गई, डन। कितनी एंट्री हो गई हमारी? 5। इसके बाद इस क्वेश्चन में एक और टिपिकल पॉइंट है, परेश के शेयर्स हमने फर्स्ट कॉल से पहले फॉरफीट कर दिए लेकिन रीइश्यू नहीं किए। रीइश्यू के लिए बाद में ही लिखा हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। अब क्वेश्चन देखोगे ध्यान से तो पता चलेगा। ये क्वेश्चन है, ये परेश वाला पैराग्राफ रीड करो। परेश हु अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर्स वर फॉरफीटेड। मतलब अलॉटमेंट के बाद इसके शेयर्स फॉरफीट हो गए। देन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड, तो फॉरफीट हमने कर लिए परेश के शेयर्स, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी कर दिया, तो रीइश्यू के लिए तो कुछ बताया ही नहीं है। फिर लिखा हुआ है प्रकाश के शेयर्स फॉरफीट हुए, फिर लास्ट में लिखा हुआ है कि ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड टू प्रदीप।
ऑल मतलब परेश के भी और प्रकाश के भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि परेश के शेयर्स हमने अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट तो कर दिए, री इशू नहीं किए। री इशू किए लास्ट में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद। तो इसको मेरी भाषा में एफएनआर का फोर्थ मेथड बोलते हैं। एफएनआर का फोर्थ मेथड कब होता है? जब फोरफीचर हो फाइनल कॉल से पहले और री इशू हो फाइनल कॉल के बाद। बाकी जितने भी मेथड्स होते हैं एफएनआर का 1 2 3, उन सब में क्या होता है, जहां पे फोरफीचर होता है वहीं पे री इशू होता है, एफएनआर के फर्स्ट सेकंड थर्ड मेथड में। लेकिन एफएनआर के फोर्थ मेथड में ऐसे होता है कि फोरफीचर फाइनल कॉल से पहले और री इशू फाइनल कॉल के बाद, जो ये परेश वाले शेयर्स है। ठीक है, कितनी जर्नल एंट्री हो गई हमारी? 5 हो गई। परेश के शेयर्स फॉरफीट हो गए, री इशू अभी नहीं करने। जर्नल एंट्री नंबर 5 तक मैंने बता दिया। मैंने ये बता दिया कि इस क्वेश्चन में फॉरफीचर हो गए परेश के शेयर्स, लेकिन री इशू अभी नहीं होंगे। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंबाइंड है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होगा। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट होगा, इसमें कोई प्रीमियम वगैरह नहीं था। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमारे इश्यूड शेयर्स थे 5 लाख शेयर्स और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था पर शेयर 2 रुपए। मैं दिखा देता हूं आपको। इश्यूड शेयर्स थे हमारे ये वाले 5 लाख और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 2 रुपीज पर शेयर। तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हो जाएगा कितना? 10 लाख। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होगा 10 लाख। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, मैं बता दूं ये एफएनआर के फोर्थ मेथड में क्या प्रॉब्लम होता है। ये 5 लाख शेयर्स जो थे, इस पे 5 लाख शेयर्स पे 2 रुपीज जो ड्यू हुआ, 2 रुपीज जो ड्यू हुआ, ये होता है 10 लाख। इस 10 लाख रुपीज में से थोड़ी अमाउंट, थोड़ा पोर्शन ऐसा है जो ड्यू नहीं होगा, लेस जो परेश के शेयर्स हैं उस पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू नहीं होगा, क्योंकि परेश के शेयर्स हमने फॉरफिट किए फाइनल कॉल से पहले, री इशू किए फाइनल कॉल के बाद। तो जिस दिन फाइनल कॉल की डेट थी, जिस दिन हम लोगों ने फाइनल कॉल अपने सारे शेयर होल्डर्स से कॉल किया, उस दिन परेश वाले शेयर्स हमारे पास ही पड़े थे, तो हम खुद के ऊपर तो ड्यू नहीं करेंगे। यही एफएनआर की फोर्थ मेथड की सबसे टिपिकल बात होती है कि लेस फाइनल कॉल मनी, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन शेयर्स ऑफ परेश। परेश के शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू नहीं होगा। परेश के 2000 शेयर्स थे अलॉटेड, आपको याद होगा। 2000 शेयर्स पे 2 रुपीज होता है 4000। ये 4000 रुपीज फाइनल कॉल का ड्यू नहीं होगा। तो बाकी कितना पैसा ड्यू होगा? बाकी कितना पैसा ड्यू होगा? 5 लाख शेयर्स में से 2000 शेयर्स माइनस कर दो, बाकी आएगा 4,98,000 शेयर्स। 4,98,000 शेयर्स पे 2 रुपीज ड्यू होगा। तो 4,98,000 शेयर्स पे 2 रुपीज कितना होता है? ये होता है 9,96,000 9,96,000 रुपीज। आप माइनस भी कर दोगे ना, अगर 10 लाख माइनस 4,000 कर दोगे तो भी 996 आ जाएगा, और 4,98,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो भी 9,96,000 आ जाएगा। ये होता है एफएनआर का फोर्थ मेथड। एफ एंड आर मतलब फॉरफीचर एंड रीइश्यू का फोर्थ मेथड। एफएनआर का फोर्थ मेथड क्या होता है? when the shares are forfeited before making final call and reissued after making final call। ये एफएनआर का फोर्थ मेथड होता है। जब हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं फाइनल कॉल से पहले और रीइश्यू करते हैं फाइनल कॉल के बाद। इसमें सीखने जैसी सबसे इंपॉर्टेंट यही बात होती है
कि फाइनल कॉल सारे के सारे 5 लाख शेयर्स पे ड्यू नहीं होगा, क्योंकि जो ये 2000 परेश वाले शेयर्स हैं, जिस दिन फाइनल कॉल ड्यू हुआ उस दिन ये 2000 परेश वाले शेयर्स फोरफीट करके हमने अपने पास ही रख दिए थे, हम मतलब कंपनी, तो हम खुद के ऊपर तो ड्यू करेंगे नहीं, तो हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे 9,96,000 इतना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होगा। नरेशन में बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, बस इतना ही लिखना है। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू मतलब इतना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हुआ, हो गया कंप्लीट। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव होगा, तो जब रिसीव होगा तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब इसमें देखेंगे कि किसने किसने पैसा नहीं दिया। अमाउंट याद रखना, ये वाली 9,96,000 ड्यू हुआ था। अब स्टेप 4 में जाएंगे, ये स्टेप 4 है। स्टेप 4 में जाएंगे और देखेंगे कि किसने किसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। अब ये एक है परेश, ये रहा, ये परेश है, और एक है ये प्रकाश। अब परेश के शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा हमने ड्यू ही नहीं किया था। ये जो डैश आपको दिख रहा है 2000 शेयर्स पे 2 रुपीस, 2000 शेयर्स पे 2 रुपीस, ये जो यहाँ पे 4000 आना चाहिए, ये हमने फाइनल कॉल का पैसा परेश के शेयर्स पे ड्यू ही नहीं किया, ड्यू करने वाली एंट्री में ही माइनस कर दिया। ठीक है, 9,96,000 अभी अभी हमने लिखा था, तो इसको छोड़ दो, परेश की कैलकुलेशन को छोड़ दो, अभी प्रकाश में आ जाओ। प्रकाश के ये जो 6,000 रुपीज है, ये वाले 3000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2, 6,000, ये 6,000 हमने ड्यू किया था, मतलब 9,96,000 के अंदर ये 6,000 इंक्लूडेड है, लेकिन मिला नहीं। तो जो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी उसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसमें ये 6,000 रुपए 6,000 प्रकाश का पैसा माइनस हो जाएगा। परेश में मैं ऐसा बोल सकता हूं सिंपल भाषा में, परेश का न ड्यू होगा न रिसीव होगा। ये 4,000 रुपीज न ड्यू होगा न रिसीव होगा, और ये प्रकाश का 6,000 ड्यू हुआ लेकिन रिसीव नहीं होगा, तो रिसीव करते टाइम ये 6,000 माइनस हो जाएगा। अब मैं एंट्री में जाता हूं, रिसीव करते टाइम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ये जो 9,96,000 ऊपर हमने ड्यू किया उसने दे 6,000 रुपीज प्रकाश का नहीं मिला, बाकी 9,90,000 रुपीज हमको मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बीइंग the amount of first and final call received। ठीक है, मैं और ज्यादा अच्छे से लिखूं तो 9,96,000 माइनस 6,000 प्रकाश वाला, बाकी पैसा हमको मिल जाएगा 9,90,000। तो अभी तक आप लोग देख रहे हो, अभी तक क्या हो रहा है, परेश के शेयर्स हमने फोरफीट किए, जर्नल एंट्री नंबर 5, ये परेश के शेयर्स फोरफीट किए थे जर्नल एंट्री नंबर 5 में। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हुआ, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव हुआ। अब रीइश्यू नहीं, पहले प्रकाश के शेयर्स फोरफीट होंगे, फिर उसके बाद रीइश्यू दोनों लोगों के शेयर्स साथ में होंगे। अभी पहले प्रकाश के शेयर्स फोरफीट होंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2 एंट्री हो गई। अभी स्टेप 4 में जाएंगे वापस, ये स्टेप 4, इसमें प्रकाश के शेयर्स, ये वाले प्रकाश के जो 3,000 शेयर्स है ये फोरफीट होंगे। इसकी एंट्री बहुत इजी है, बहुत इजी। ये कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, प्रकाश के शेयर्स जब फोरफीट होंगे तो कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 तो जितना पैसा मिल गया 15,000, 7,500, 1,500, इन तीनों को ऐड करके होता है 24,000। देखो मैं ओवरऑल ही बताता हूँ, 7,500 और 1,500 9,000 हुआ,
9,000 और 15,000 24,000 हुआ। तो इन तीनों को मिला के 15,000, 7,500, 1,500, 24,000 इतना पैसा मिल गया, वो शेयर फोरफीचर में क्रेडिट होगा। और 6,000 रुपीज, ये वाला 6,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं मिला, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ही क्रेडिट होगा। तो 30,000 डेबिट में, इन तीनों का टोटल 24,000 क्रेडिट में, और 6,000, ये 6,000 क्रेडिट में। ठीक है, अब ये जो डैश आपको दिखाई दे रहा है ये प्रीमियम है, ये रिसीव्ड है प्रीमियम, इसलिए इसको डेबिट में भी क्रेडिट में भी कहीं पे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ये जो डैश आपको दिख रहा है ये प्रीमियम की अमाउंट है, ये रिसीव्ड है। प्रीमियम अगर रिसीव्ड हो तो ना उसको डेबिट करते हैं ना क्रेडिट करते हैं। लास्ट टाइम एक बार फिर से 30,000 डेबिट होगा, फिर इन तीनों का टोटल 24,000 क्रेडिट होगा, और ये 6,000 क्रेडिट होगा। अब मैं एंट्री लिख के बताता हूं। प्रकाश के शेयर्स फोरफीट करेंगे, जर्नल एंट्री नंबर 8। तो कैपिटल है 30,000, कैपिटल है 30,000। प्रीमियम क्योंकि रिसीव्ड था इसलिए ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा। फिर 24,000 टोटल अमाउंट रिसीव्ड था और 6,000 नॉट रिसीव्ड था। तो 30,000 में लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जितना पैसा मिल गया वो शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट। तो जितना पैसा नहीं मिला वो कॉल के नाम से, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जो लोग कॉल्स एंड एरियाज लिखते हैं वो लोग यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जगह पे कॉल्स एंड एरियाज लिखेंगे। जो लोग कॉल्स एंड एरियाज लिखते हैं वो यहाँ पे भी 6,000 कॉल्स एंड एरियाज डेबिट करेंगे और वही 6,000 कॉल्स एंड एरियाज यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। मैं कॉल्स एंड एरियाज नहीं लिखता हूँ। ठीक है, मेरा मेथड सही है और सारी बुक्स में, दुनिया भर की बुक्स में दोनों मेथड दिए हुए। ठीक है, दोनों मेथड मतलब कोई ऑथर्स कॉल्स एंड एरियाज लिखते हैं, कोई लोग नहीं लिखते हैं। मैं नहीं लिखता हूं और मेरे बच्चों को फुल मार्क्स मिलती है। बीइंग द शेयर्स ऑफ प्रकाश फोरफीटेड, प्रकाश के शेयर्स हमने फोरफीट कर लिए। डन। अब दोनों के शेयर्स फोरफीट भी हो गए, परेश के भी प्रकाश के भी। इसके बाद हम लोग ये शेयर्स री इशू करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल द शेयर्स आर री इशूड। पहले कैलकुलेशन दिखा देता हूं, थोड़ी सजावट नहीं करने बेटा, थोड़ी सजावट कर लेते हैं पहले। चलो, अब हम लोग ये शेयर्स री इशू करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल द शेयर्स आर री इशूड। देखें, ऑल मतलब कितने, ऑल मतलब 2,000 शेयर्स परेश के। ये वापस स्टेप 4 में आ गए, बार बार यही स्टेप काम आता है। ऑल मतलब 2,000 शेयर्स परेश के और 3,000 शेयर्स प्रकाश के। टोटल 5,000 शेयर्स री इशू हो गए। 2,000 शेयर्स परेश के, 3,000 शेयर्स प्रकाश के। ऑल द शेयर्स आर री इशूड एट ₹7 टू प्रदीप, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब जो बच्चों को स्टार्टिंग से मेरे साथ ये चैप्टर सीखा हुआ है वो बच्चे री इशू की एंट्री ऐसे बोलते हैं 7-3-10, 7-3-10। 7-3-10 क्या है? ₹7 बैंक में डेबिट, ₹3 जो लॉस हुआ वो शेयर फोरफीचर में डेबिट, तो ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल। 7-3-10, ₹7 बैंक में डेबिट, ₹3 जो लॉस हुआ वो शेयर फोरफीचर में डेबिट, ₹3 जो लॉस हुआ वो शेयर फोरफीचर में डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10। नंबर ऑफ शेयर्स 2,000 और 3,000, 5,000। मैं लिख के बताता हूँ री इशू की एंट्री, बस लास्ट की 2 एंट्रीज बेटा। ये री इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹7, इतना बैंक में डेबिट हो जाएगा। तो ये होता है 35,000। इतना पैसा मिला, ₹3 लॉस हुआ तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट मैंने
ये भी चीज बहुत बार बताई है कि रीइश्यू की एंट्री में शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये एंट्री फॉर रीइश्यू है। ये एंट्री फॉर रीइश्यू है। रीइश्यू की एंट्री में शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होता है, मतलब जितना हमारा लॉस हुआ, ये 15,000 क्या है, हमारा लॉस है। और जो ये फॉरफीचर की एंट्री होती है, ये है एंट्री फॉर फॉरफीचर। फॉरफीचर की एंट्री में, फॉरफीचर की एंट्री में शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होता है, मतलब जितना पैसा रिसीव हो गया था, जितना प्रॉफिट हुआ था, इनकम हुआ था, तो फॉरफीचर की एंट्री में शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होता है। लेकिन रीइश्यू की एंट्री में, रीइश्यू की एंट्री में शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होता है। यहाँ पे फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ, मतलब इतनी इनकम हुई। यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हुआ, मतलब इतना लॉस हुआ। दोनों जगह पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट की मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पे फॉरफीचर मतलब प्रॉफिट, यहाँ पे फॉरफीचर मतलब लॉस। तो मैं लिखूंगा लास्ट पॉइंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5,000 शेयर्स पे 10 रुपए कैपिटल, तो ये आएगा 50,000। ठीक है, तो 5,000 इंटू 7 इतना पैसा मिला, ये बैंक में डेबिट। 5,000 इंटू 3 इतना पैसा नहीं मिला, ये लॉस है, ये शेयर फॉरफीचर में डेबिट। 5,000 इंटू 10 ये हमारा कैपिटल है 50,000। बीइंग शेयर्स रीइश्यूड, सिंपल। बीइंग forfeited shares reissued, सिंपल। अब इसके बाद आता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व की जर्नल एंट्री हमेशा सेम होती है। लास्ट एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री हमेशा फिक्स होती है, बट अमाउंट सॉल्व करने के दो मेथड नहीं बोल सकते, दो अलग अलग सर्कमस्टेंसेस बोल सकते हैं। दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक when all the forfeited shares are reissued, दूसरा when part of the forfeited shares are reissued। इस क्वेश्चन में all the forfeited shares are reissued। 2,000 परेश वाले शेयर्स भी रीइश्यू हो गए, 3,000 प्रकाश वाले शेयर्स भी रीइश्यू हो गए। तो फॉरफीचर की एंट्री दो बार थी, एक बार परेश के शेयर्स फॉरफीट किए थे, ये वाले, इसमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ था 15,000। ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ 15,000 जब परेश के शेयर्स फॉरफीट किए थे, तो 15,000 प्रॉफिट हुआ था। फिर जब प्रकाश के शेयर्स फॉरफीट किए थे तो 24,000 प्रॉफिट हुआ था। 15,000 और 24,000 क्रेडिट हुआ। मैं यहाँ पे लिखते जाता हूं, पहले 15,000 क्रेडिट हुआ, फिर 24,000 क्रेडिट हुआ, दो बार शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हुआ, एक बार 15,000, एक बार 24,000। फिर एक बार शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ रीइश्यू की एंट्री में, एक बार शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ 15,000 जब हमने शेयर्स रीइश्यू किए, तो 15,000 शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ। डन। तो तीनों को मैंने बैकग्राउंड येलो कर दिया, जैसे दूर से आपको दिखाई दे। बेटा अमाउंट काम की नहीं है, पर्टिकुलर्स पे ध्यान दो, शेयर फॉरफीचर। फिर मैं यहाँ पे अमाउंट पे सर्कल कर दूंगा या बैकग्राउंड येलो कर दूंगा, तो एग्जाम के दिन फिर से डाउट होगा ये अमाउंट कहां से आई। अमाउंट पे फोकस मत करो, नाम कौन सा है उस पे फोकस करो। स्पेलिंग देखो, FORFEITUR, ये थे बच्चों के जैसे बताना पड़ता है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट कहां पे है वो देखो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट 15,000, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बाकी सारे अकाउंट्स को छोड़ दो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट 24,000, फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट 15,000। तो एक बार 15,000 क्रेडिट हुआ, एक बार 24,000 क्रेडिट हुआ, और एक बार 15,000 डेबिट हुआ।
तो क्रेडिट वाले प्लस करने हैं, डेबिट वाले माइनस करने हैं। अब कितना डिफरेंस बचा? तो ये डिफरेंस बचेगा 15 प्लस 24 माइनस 24,000 बचेगा। कितना बचेगा? 24,000। तो 24,000 रुपीज विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल रिजर्व का इजी मेथड होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे शेयर्स री इशू कर दिए, तो जितना फोरफीचर क्रेडिट हुआ माइनस जितना फोरफीचर डेबिट हुआ, फोरफीचर क्रेडिट माइनस फोरफीचर डेबिट, सिंपल है। ठीक है। अच्छा, कैपिटल रिजर्व का हार्ड मेथड कब होता है? कैपिटल रिजर्व का हार्ड मेथड होता है जब पार्ट ऑफ द शेयर्स कैपिटल रिजर्व का हार्ड वाला मेथड कब होता है? जब जितने शेयर्स फोरफीटेड हो उसमें से थोड़े री इशू किए हो, थोड़े री इशू नहीं किए हो, तब कैपिटल रिजर्व का थोड़ा हार्ड वाला मेथड होता है। बाकी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो जर्नल एंट्रीज बताई वो यहां से लेकर थी, 5 से लेकर, तो ये लिखना प्लीज, 5, 6, ये 7, 8 और 9 और 10। कैलकुलेशन तो मैंने लास्ट वीडियो में सारी बता दी है। ठीक है, इतना लिख लेना बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लिखना प्लीज। कोई भी डाउट हो तो ये नंबर पे व्हाट्सएप करना।